किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकार ने धान और कपास सहित 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। धान के एमएसपी को 117 रुपए बढ़ाकर 2,300 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान ई श्रम पोर्टल का प्रदर्शन किया गया। पोर्टल को असंगठित श्रमिकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में किया जा रहा है विकसित। पहाड़ से मैदान तक मौसम के तेवर में कुछ नरमी। हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में बारिश। दिल्ली एनसीआर में भी भीषण गर्मी से मिली फौरी राहत। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश विदेश में मची योग की धूम। दुनिया भर में आयोजन की विशेष तैयारियां। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। मोदी 3.0 कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए गए हैं। किसानों के हित में 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फसलों की जानकारी देते हुए बताया कि धान की एमएसपी को 117 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इसी तरह कपास, जवार, रागी, बाजरा, मक्का, मूंग, तुअर, उड़द, तिल, मूंगफली, नाइजर सीड, सूरजमुखी और सोयाबीन की फसलों पर भी एमएसपी बढ़ाई गई है। सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटीज के ऑफ कैंपस लैब बनाए जाएंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। धान का नया एमएसपी, पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2,300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1,310 रुपीज, 1,310। यानी कहाँ 1,310 था और कहाँ आज 2,300 है। और अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दाल और तेल के दामों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है। दाल में और ऑयल में, एडिबल ऑयल में, इन दोनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरे प्रयास करने हैं और उसके लिए कई तरह के नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उसमें एमएसपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूंग की एमएसपी डिसाइड हुई है 8,682 रुपीज। तूर की एमएसपी है 7,550। ये पिछले एमएसपी से 550 रुपए ज्यादा है। उड़द की हुई है 7,400 रुपीज, जो कि पिछले एमएसपी से 450 रुपए ज्यादा है। तिल 9,267 रुपीज, ये पिछले एमएसपी से 632 रुपए ज्यादा है, 632 रुपीज ज्यादा है। ग्राउंडनट मूंगफली का तेल 6,783, 6,783, 8,717, ये भी 983, 983 रुपीज इंक्रीज किया गया है। सनफ्लावर 7,280, सोयाबीन 4,892 रुपीज। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार देश भर में 2 लाख गोडाउन बनाने का काम कर रही है। 2 लाख गोडाउन बनाने का देश भर में काम चल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों वाली टर्म है। पहली 2 टर्म्स में बहुत अच्छा एक बेस बना है, इकोनॉमी का, किसानों के वेलफेयर का। अब उसके आधार पर, उस बेस पर एक बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी जंप ली जा सकती है, क्योंकि बेस बहुत मजबूत बना है। ये कंटिन्यूटी विद चेंज का पॉलिसी है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के फैसले में सभी प्रमुख खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हमारी सरकार निरंतर अहम कदम उठा रही है। इसी दिशा में कैबिनेट ने वर्ष 2024-25 के लिए सभी प्रमुख खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। VGF योजना 2015 में अधिसूचित राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मौजूद विशाल अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि सरकार से मिलने वाले VGF समर्थन से अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं से आने वाली बिजली की लागत कम हो जाएगी और उन्हें बिजली वितरण कंपनियों द्वारा खरीद के लिए व्यवहारिक बनाया जा सकेगा। 7,453 करोड़ रुपए की लागत के साथ VGF योजना को मंजूरी। इसमें 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की होगी स्थापना। गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 500 मेगावाट की स्थापना। परियोजना से बिजली की लागत में आएगी कमी। परियोजनाओं को पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से निजी डेवलपर्स द्वारा स्थापित किया जाएगा। बिजली उत्खनन ढांचे का निर्माण PGCIL द्वारा किया जाएगा। जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्था व्यापी लाभ होगा। भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान देगा। प्रतिवर्ष लगभग 3.72 बिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन होगा। योजना का उद्देश्य भारत में पहली बार अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करना है। अगली खबर, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान ई श्रम पोर्टल का प्रदर्शन किया गया। पोर्टल को असंगठित श्रमिकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती सुमिता डावरा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बीती 4 जून को जेनेवा में ई श्रम पोर्टल तथा इसके वर्तमान एकीकरण और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम में जेनेवा में मौजूद विभिन्न देशों के मिशनों के कई गणमान्य व्यक्तियों और स्थायी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। में विभिन्न सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने ई श्रम पोर्टल और इसके विकास में मंत्रालय के प्रयासों की भूरी सराहना की। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय देश के असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल को वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने की परिकल्पना करता है। मंत्रालय का उद्देश्य ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के लाभ के लिए विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी कुछ योजनाओं का एकीकरण मंत्रालय का प्राथमिकता वाला एजेंडा है। इसके अलावा PM स्वनिधि, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण राशन कार्ड डेटा आदि जैसी अन्य योजनाओं को भी समयबद्ध तरीके से ई श्रम के साथ समेकित किया जा रहा है। दिल्ली के असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना समेत तमाम गणमान्य लोगों ने पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से दिल्ली के लोग और पूरा देश भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। उन्होंने इस अभियान का हिस्सा बनने और एक पौधा लगाने की अपील की। भारत ने 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद इस क्षेत्र में
दुनिया के सामने जो लक्ष्य दिए जाते हैं उन लक्ष्यों को समय से 9 साल पहले पूरा करने का जो सफलता हासिल करी है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण इस देश को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने रिन्यूएबल क्षेत्र में अपनी क्षमता को बढ़ाया है। हमने कार्बन उत्सर्जन कम करने के विषय में अपना इकोनॉमी का ग्रोथ ग्रीन ग्रोथ के साथ करने का एक अच्छा कार्य किया है। लेकिन जो ग्रीन कवर बढ़ाने का विषय है उसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे दुनिया में एक अभियान दिया गया है, एक पेड़ मां के नाम। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्लास्टिक की जगह गाय के गोबर के छोटे छोटे गमलों में पौधे लगाए जाने की अपील की। बीते एक महीने से हम सभी दिल्ली वासी और पूरा देश प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है और इसे सहन करने को मजबूर है। दिल्ली में तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया है। पानी का जलस्तर दिन ब दिन गिर रहा है। यह हम सभी के लिए बड़े खतरे की आहट है। यह इस बात को भी बताता है कि हम अपनी धरती माँ के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मेरी न केवल आपसे बल्कि पूरी दिल्ली और देशवासियों से यह अपील है कि वो इस अभियान से जुड़ें और अपने आसपास जहाँ कहीं भी जगह हो वहाँ एक पेड़ जरूर लगाएं। और इस बीच देश के कई हिस्सों में भीषण लू के हालात के बीच स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हीटवेव के हालात और केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के बढ़िया इलाज की व्यवस्था की जाए। उन्होंने अस्पतालों में हीटवेव की विशेष यूनिट गठित करने और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया। साथ ही लू से होने वाली मौतों और हीट स्ट्रोक के रोजाना मामलों को दर्ज करने और 1 मार्च 2024 से अब तक कुल मौतों का आंकड़ा रखने का भी आदेश जारी किया। हीट वेव से बचाव के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य को क्या निर्देश जारी किए हैं, आइए देखते हैं। हीट से प्रभावित लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश। केंद्र सरकार के अस्पतालों में विशेष हीट वेव यूनिट्स की जाएंगी शुरू। गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रसार करना। हीट वेव की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देशों का हो प्रसार। राज्य केंद्र शासित प्रदेश हीट हेल्थ एक्शन प्लान लागू करें। जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य पर राज्य जिला टास्क फोर्स की बैठक हो। IHIP पोर्टल पर हीट स्ट्रोक के मामले रोजाना दर्ज हों। हीट स्ट्रोक से हुई मौतों का दैनिक डेटा जमा करना शुरू करें। अस्पताल स्तर पर हीट स्ट्रोक के मामलों और मौतों की सूची साझा करें। गर्मी से संबंधित बीमारियों के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करें। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार रात तेज हवाओं से लोगों को थोड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली समेत आसपास के क्षेत्रों में मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है, जिससे मौसम खुशनुमा बन गया है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बादल लगे रहने के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद भी जताई है। उत्तर भारत में गर्मी का स्तर रेड जोन से नीचे ऑरेंज जोन की सीमा में आ गया है। हालांकि पंजाब, दिल्ली के कई हिस्सों में, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्से और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से थोड़ा ज्यादा 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। और इस बीच पहाड़ी इलाकों में भी मौसम बदल रहा है। हिमाचल के शिमला, धर्मशाला, मंडी समेत कुछ और जिलों में एक तरफ तेज बारिश हुई है तो वहीं धर्मशाला के धौलाधार पर्वत पर ताजा बर्फबारी देखने को मिली। भरमौर, मणिमहेश की चोटियों पर भी हिमपात हुआ है। उधर कश्मीर की गुरेज घाटी में बेमौसम बर्फबारी ने पर्यटकों को चौंका दिया। और अब योग दिवस से जुड़ी खबरें।
कृषि विभाग से ड्राफ्ट्समैन के पद से सेवानिवृत्त योगाचार्य अमरनाथ ने अपना जीवन योग को समर्पित कर दिया है। विभाग से सर्विस के दौरान ही उन्होंने प्राकृतिक योग की क्रियाओं को अपने जीवन में अंगीकार कर बीमारियों को एक तरह से अपने आप को दूर रखा। तीस सालों से केंद्र चलाया हुआ है यहाँ पर, और बहुत कम संख्या थी पहले। मेरा प्रयास और इनका प्रेम साधकों का धीरे धीरे बढ़ता चला गया और आज पूरी संख्या है और निःशुल्क भाव से मैं ये कार्य करता हूँ। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से योग किया था, उससे तो मुझे और प्रेरणा मिली है, मुझे और हौसला हुआ है कि मेरी संख्या बढ़े, मैं तय दिल से निःशुल्क किसी ये समाज सेवा कर सकूं, ताकि हमारा मोदी जी का परिणाम है कि हमारा विश्वगुरु योग में भारतवर्ष विश्वगुरु रहे। सर्वे भवन्तु सुखी न की धारणा को लेकर चले हुए हैं। प्रत्येक मनुष्य निरोग रहे, स्वस्थ रहे, कोई भी बीमार ना हो। अपनी खेती का ख्याल देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम राजस्थान और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान के पश्चिमी मैदानी शुष्क इलाके में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करके मूंगफली की बुवाई का काम करें। राजस्थान के दक्षिणी नमी वाले मैदानी हिस्से में कपास की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान समय पर कपास की बुवाई शुरू कर दें। वहीं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में ग्वार की बुवाई के लिए खेत तैयार करना शुरू करें। देसी कपास के खेत में बुवाई के 35 से 40 दिन के बाद पहली सिंचाई करें। राजस्थान के अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी इलाके में कपास की बुवाई करें। यहाँ के किसान फलों को पेड़ से गिरने से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। राजस्थान में नींबू वर्गीय फलों के बागों में समय समय पर सिंचाई करते रहें। अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन बाजरे की कटाई करें। गुजरात में ग्रीष्मकालीन मूंग की कटाई भी कर सकते हैं। उत्तरी गुजरात में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करने के साथ खरीफ की मूंगफली की बुवाई की तैयारी कर सकते हैं। मध्य गुजरात में खरीफ की धान की नर्सरी बोने की तैयारी करें। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में पर्याप्त मात्रा में बारिश होने के बाद सोयाबीन और कपास की बुवाई समय पर पूरी कर लें। सौराष्ट्र और कच्छ के किसान सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ खरीफ की मूंगफली बोएं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। ये बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं।
कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दे। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और अब कुछ और खबरें। खास खबर में नीट परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने हाई कोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगा दी है। साथ ही सीबीआई जांच और दोबारा परीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी किया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि नीट केस में जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके तेजस्वी यादव से जुड़े होने का शक है। उन्होंने कहा कि विभागीय समीक्षा के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में कथित तौर पर अवैध शराब पीने से कम 35 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। 19 जिलों में पानी से जूझ रहे गांवों की संख्या बढ़कर 979 तक पहुंच गई, जिसमें रह रहे लगभग 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के गवालपाड़ा जिले के पामरबेला खली सबिता इलाके में बाढ़ के पानी के तेज बहाव के कारण बांस का पुल बह गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में बड़े तैयारी की जा रही है। इसके तहत नए सेक्टरों को इससे जोड़ा जाएगा और एमएसएमई के फायदों को बढ़ाया जाएगा। वेदांता लिमिटेड ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 25% की कटौती के लिए $5 अरब खर्च करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य 2050 तक कार्बन शुद्ध तटस्थ होना है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और भविष्य की महामारियों से निपटने की क्षमता में सुधार के लिए 1418 करोड़ रुपए से अधिक की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी। यूरोपीय आयोग के मुताबिक नए विनियमन से यूरोपीय संघ के उत्पादों की चक्रीयता, ऊर्जा प्रदर्शन और अन्य पर्यावरणीय स्थिरता से जुड़े पहलुओं में सुधार होगा। ESPR में 2030 तक सभी उत्पादों को शामिल किया जाएगा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।